Today in this video program I am going to provide you a set which is consisted of 7 questions. All the questions are MCQ, that is multiple choice question. In this set of questions, each questions have got 4 options and there is one and only one the best answer, the correct answer. You have to select. So let us start. My first question it is, electric flux phi through a closed surface enclosing an electric dipole is. ये पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया गया है. Now the question is, what will be the electric flux phi associated with that closed surface? स्वाभाविक सी बात है, चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है. As you know, an electric dipole is consisted of two equal and opposite charges isolated through a small distance. So the net charge which is enclosed by the closed surface, it will be plus q minus q, that is 0. And if charge is 0, so the flux will be 0. So correct option is 0. Come to second question. Electric flux phi through a closed surface enclosing charge q is q by epsilon naught. कहते हैं कि एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस से वह क्लोज सरफेस एक चार्ज कैपिटल क्यू को इनक्लोज किया हुआ है. अब कहता है कि इसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएट होता है इस क्लोज सरफेस से, उसकी वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इफ इट्स साइज इज डबल्ड. यानी वही जो क्लोज सरफेस है, यदि उस क्लोज सरफेस के साइज को डबल कर दिया जाए, पहले जो साइज था उससे जस्ट डबल कर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में उस क्लोज सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी. यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन 2q by epsilon naught, B q by 2 epsilon 0, C q by epsilon naught, D 0. My dear student, in this question I am telling you a very important information, and it is that the electric flux associated with a closed surface is independent of the size. हमेशा इस बात को याद रखा जाए कि किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट किया जाता है, तो वह जो फ्लक्स होता है उस क्लोज सरफेस या जिसे गॉसियन सरफेस भी कह सकते हो, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है. यदि साइज पर डिपेंड नहीं करता है तो यदि इसके साइज को डबल भी कर दे तो भी पहले जितना फ्लक्स पैदा हुआ था उतना ही फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के द्वारा होगा. तो चूंकि पहले फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Come to question number 3. Electric field intensity due to uniformly charged thin infinite non-conducting plane sheet of surface charge density sigma at a distance r each. चूंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन में हमने ये बताया था कि एक नॉन कॉन्डक्टिंग इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेन शीट ऑफ चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वह होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0. इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. A point charge q is placed at a distance x by 2 directly above the center of a cube of side x. The flux through the cube is.
कहता है कि एक क्यूब है और वह जो क्यूब है उस क्यूब के प्रत्येक साइड की लेंथ x है और उस क्यूब का जो सेंटर है उस सेंटर से x/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज q को रखा गया है। अब ये कह रहा है कि वह जो क्यूब है उस क्यूब से कितना फ्लक्स पैदा होगा। गॉस थ्योरम से हम पहले बताए हैं क्योंकि वो क्यूब है तो निश्चित रूप से वह एक गॉसियन सरफेस है और उससे जो चार्ज इंक्लूड किया गया वह क्यू है, इसलिए फ्लक्स Q/ε0 according to Gauss law. So flux associated with that cube must be equal to Q/ε0। यह बात मायने नहीं रखती है कि उस चार्ज को क्यूब के अंदर हम कहाँ रखें, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज Q/ε0। Now question number 5, a charge of +2Q is placed at the center of an uncharged conducting cell। एक कंडक्टिंग सेल है और यह जो कंडक्टिंग सेल है इस सेल के शुरुआती दौर में यह सेल अनचार्ज है और इस कंडक्टिंग सेल के सेंटर पर एक चार्ज +2Q कूलम को रख दिया गया। अब कहता है व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल, यानी सेल का जो इनर सरफेस है उस पर कितना चार्ज होगा और जो आउटर सरफेस है उस पर कितना चार्ज होगा। जैसा कि तुम जानते हो चूंकि यह एक सेल है और सेल के अंदर हम पहले भी बता चुके हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो 0 क्यों होती है? क्योंकि सेल के अंदर जो भी चार्ज होगा वह सीधे सेल के ऊपरी सतह पर आकर के वो लोकेट हो जाएगा। इस तरह से जो भी चार्ज हम देते हैं +2Q कूलम, वह +2Q कूलम का चार्ज ऊपर में आ जाएगा और जो इनर सरफेस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के चलते उस पर -2Q चार्ज पैदा होगा। इस तरह से इनर सरफेस पर -2Q और जो आउटर सरफेस होगा उस पर +2Q चार्ज पैदा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू बी एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ नोन distribution of charge using Gauss's law, which of the following must be true। यहाँ पर गॉस के नियम से संबंधित ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और कहता है कि यदि हमारे पास एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो और उस नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चलते गॉस के नियम को यदि अप्लाई करके और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सबसे उपयुक्त है, सबसे करेक्ट है। पहला ऑप्शन, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इन ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में हो। सो इट इज नॉट करेक्ट। The charge distribution must be in a conducting medium, यह भी कोई कंडीशन नहीं। The charge distribution must have a spherical और cylindrical symmetry, यह भी कोई जरूरी नहीं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिमेट्री सिर्फ स्फेरिकल हो या सिर्फ सिलिंड्रिकल ही हो। So the last option, the charge distribution must have a high degree of symmetry that allows assumptions about the symmetry of its electric field to be made। So correct answer is D, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और यही करेक्ट ऑप्शन है। एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। दिस क्वेश्चन 7 it is telling that a point charge +Q is located on the x-axis
at x बराबर a and a second point charge minus q is located on the x axis at x बराबर माइनस a। कहता है कि यदि हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें और उस स्ट्रेट लाइन की बीच में ओरिजिन एस्टेब्लिश करें और उस स्ट्रेट लाइन पर एक डिस्टेंस x बराबर a इतने पर एक पॉइंट चार्ज प्लस q को रख दें। दूसरी तरफ उससे उतनी ही दूरी पर x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में यानी x बराबर माइनस a दूरी पर एक दूसरा चार्ज लेकिन वही पॉइंट चार्ज है और वह माइनस q है, इसको रखा गया। इसके बाद कहता है ए गॉसियन सरफेस विथ रेडियस r बराबर r इक्वल टू 2a। अब एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जाता है जिसकी रेडियस r बराबर 2a हो एंड इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन, और ये सेंटर्ड इसका जो गॉसियन सरफेस होगा उसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। तो ऐसी स्थिति में द फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, नॉन। क्वेश्चन को सबसे पहले समझा देते हैं। मान लिया जाए कि यह एक स्ट्रेट लाइन है और यह जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन को हम बीच में इसको O मान लेते हैं। ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्स डैश को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अब x बराबर a यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट x बराबर a के तुल्य है। उसी तरह से इधर O से इतनी ही दूरी रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात ये जो दूरी है x बराबर माइनस a है। अब कहते हैं इसको हम सेंटर मान लें और ये जो दूरी है x बराबर a और x बराबर माइनस a यानी टोटल डिस्टेंस 2a। अब हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर मानते हुए और जो रेडियस है उस रेडियस की वैल्यू 2a के बराबर है, हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वह कितना होगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो भी गॉसियन सरफेस खींचेंगे उस गॉसियन सरफेस में ये दोनों चार्ज आ जाएंगे, यानी प्लस q और माइनस q, और ये नेट चार्ज 0 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर इज 0। सो करेक्ट आंसर इज 0। सिंस चार्ज इज 0, so electric flux associated with the Gaussian surface will must be 0. Okay, thanks.